नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका श्री अरविंदो आईएएस एकेडमी में। और हम लोग सर आज यहाँ एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और हम लोग उसमें ये देखेंगे कि जो करंट अफेयर है 2020 का, हम उसके बारे में सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये अपना एक नया सेशन है, अभी हालांकि कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है, इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो में करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। और हम जो करंट अफेयर इसमें शुरू कर रहे हैं वो जनवरी 2020 से शुरू कर रहे हैं और फिर मंथ बाई हम लोग उसमें बढ़ते चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई के बाद फिर जैसे अगस्त आ जाएगा तो अगस्त से आपको पर डे करंट अफेयर के वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो डेली करंट अफेयर का एक नया सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि कोई एग्जाम अभी ना होने की वजह से हम लोग इस सेशन में देख रहे हैं जनवरी 2020 का करंट अफेयर। और जो घटनाएं रही महत्वपूर्ण, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित घटनाएं, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग शुरू करते हैं। आइए इस वीडियो में 5 फैक्ट आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है आपको, एक डिजिट दिखाई दे रही है बोर्ड पर 67385, क्या है चर्चा करते हैं अभी। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कासिम सुलेमानी, बहुत चर्चा में थे, जनवरी 2020 में बहुत चर्चा में था ये। धानु यात्रा एक महोत्सव इंडिया के किसी प्रदेश में मनाया जाता है, उसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं अभी, कनाडा। और लियो कार्टर एक क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है। ये इतने पॉइंट हम लोग देखें, फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो डिजिट आपको दिखाई दे रही है 67385, इसके बारे में एक चीज याद रखना है, ये वर्ष के पहले दिन, वर्ष का पहला दिन हम लोग हमारे हिसाब से जनवरी, 1 जनवरी को भारत में इतने शिशुओं ने जन्म लिया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। 67,385 67,385 बच्चों ने, शिशुओं ने भारत में 1 जनवरी को जन्म लिया था। ध्यान रखना, यह विश्व में एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा जन्म लेने वाले बच्चों का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी में, चूंकि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो है चाइना। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की। यहां लिख देता हूं मैं, चाइना। तो चाइना में, हालांकि ये आंकड़े अभी कभी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये तो पूछ सकता है एग्जाम में करंट अफेयर के हिसाब से कि विश्व के किस देश में सबसे ज्यादा बच्चों ने पहले दिन ही जन्म लिया था, यानी 1 जनवरी को, तो वो इंडिया हो जाएगा। चाइना का ये जो आंकड़ा है ये है 46,299 बच्चे, चिल्ड्रन। तो चीन में 46,299 बच्चों ने और भारत में 67,385 बच्चों ने साल के पहले दिन में ही जन्म लिया था। क्लियर कंसेप्ट है। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। कासिम सुलेमानी, एक नाम दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, यह था सर ईरान का कमांडर। ठीक है, ईरान का कमांडर जिसे अमेरिका ने मार दिया था जनवरी 2020 में, ईरान का कमांडर। अब इससे सारी संबंधित चीजें, ईरान से संबंधित जितनी भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब मैंने अधिकतर यहाँ इस मैप में ड्रॉ कर दी हैं। क्या क्या चीजें, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये ईरान का एक मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लीजिए उस मैप को। ठीक है, ईरान के ऊपर की तरफ देखिए। अच्छा, क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है यहाँ, ये देखिए इस तरफ, यहाँ ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। ठीक है, उस तरफ आए तो एक देश है उज्बेकिस्तान। ठीक, ऐसे याद रखना है इसको, उज्बेकिस्तान। फिर उसके ठीक नीचे की तरफ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी ईरान से किन किन की बाउंड्री लगी है वो दिखा रहे हैं हम लोग। उसके फिर नीचे इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के ठीक नीचे पाकिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान। तो ये इतने देशों की बाउंड्री किसके साथ लगी हुई है? ईरान के साथ। जैसे जैसे हम लोग इस दिशा में उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो उत्तर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर, ये काला सागर है, ब्लैक सी। ठीक है, इसको याद रखना आप, ब्लैक सी की बाउंड्री भी यहां ईरान को टच करती है। फिर इस तरफ ईरान से, ये तो सारी पूर्व दिशा की बातें हो गई। पश्चिम दिशा में ईरान से किनकी बाउंड्री लगती है? तुर्की, इराक। ठीक है, इन दोनों की। फिर यहां एक खाड़ी है, हरमुज की खाड़ी, गल्फ ऑफ हरमुज। और ठीक उसी के नीचे फिर याद रखना आप, एक और खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। तो ये तो यहां हो जाएगा हरमुज की खाड़ी ये, और ये नीचे की तरफ यहां हो जाएगी ओमान की खाड़ी। ठीक है, ओमान देश के कारण यहां ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, IMP है। आगे बढ़े, इराक से ठीक नीचे इस तरफ सऊदी अरब दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब से नीचे लगे हुए 2 देश, यमन और ओमान दिखाई दे रहा है आपको। और बीच में ये जो इतना मैंने छोड़ दिया है बीच में ये वाला हिस्सा, अब दिखाई दे रहा है ठीक से आपको, ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात।
अब मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ अच्छा इसके उससे पहले ये और देख ली, ब्लैक सी हो गया और इस तरफ ये हो जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है, ये तुर्की के इस तरफ भूमध्य सागर। यहां से क्वेश्चन मैप के अकॉर्डिंग पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। ईरान के पूर्व दिशा की ओर और उत्तर पूर्व की ओर जो देश और सागर स्थित हैं छोटे छोटे, वो कैस्पियन सागर, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नीचे हरमुज की खाड़ी, यूएई और ओमान की खाड़ी, ये इस तरफ है इधर। और ईरान से इस तरफ हम बढ़ेंगे तो ब्लैक सी, काला सागर, तुर्की से लगा हुआ भूमध्य सागर, उससे नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे सऊदी अरब, यमन और ओमान, और ये जो छोटा सा देश यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो अब आप आ जाइए जिस नाम पर, जो नाम लिखा हुआ है उसके कंसेप्ट पर। कासिम सुलेमानी ईरान का कमांडर था, जिसे अमेरिका ने मार गिराया, अमेरिका ने मार दिया उसको, ठीक है। ईरान का पुराना नाम आप यहाँ याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान का पुराना नाम था फारस, ठीक है। और आपको पता है भारत और फारस की जो व्यापारिक संबंध हैं वो 5वीं शताब्दी से हैं, ध्यान रखना। ये हिस्ट्री में आप कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि भारत और फारस से ही सबसे पुराने संबंध इंडिया के रहे हैं व्यापारिक रूप से, अगर देखे जाएं तो वो 5वीं शताब्दी के आसपास की बात है, तब से रहा है। अच्छा, ईरान की कैपिटल भी आप याद रखिए, ईरान की कैपिटल हो जाएगी, यहीं लिख देता हूं इसी में मैं, तेहरान। तो दो चीजें बता दी हमने, ईरान का पुराना नाम बता दिया फारस, ईरान की कैपिटल हमने बता दी तेहरान, ये याद रखना है। धर्म, अब इस देश का अगर धर्म पूछे तो इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में भी दो तरह के मुख्य रूप से मुस्लिम, कौन कौन से, शिया और सुन्नी। तो ध्यान रखना इस देश में जो मुस्लिम रहते हैं वो शिया अधिकतर, तो शिया मुस्लिमों का एक देश है, ठीक है, ये याद रखना है ईरान। और यहाँ की मुद्रा याद रखना, तो ईरान की मुद्रा हो जाएगी यहाँ लिख देता हूं मैं रियाल, ठीक है। इतने पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा। क्या क्या चीजें बताई हैं मैंने बताया है सबसे पहले ईरान का पुराना नाम फारस, पहला कंसेप्ट मैंने बताई है। ईरान की कैपिटल तेहरान, किस धर्म या समुदाय से संबंधित ईरान देश है तो वो याद रखना है आपको, इस्लाम। और इस्लाम यानी मुस्लिम भी दो प्रकार के, शिया और सुन्नी। तो कौन से वाले जो मुस्लिम है वो यहाँ रहते हैं, तो शिया मुस्लिमों का एक देश है ईरान, ठीक है। और ईरान में चलने वाली जो मुद्रा है वो है रियाल, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना है, ये काफी चर्चा में था जनवरी 2020 में। ये मुख्य रूप से 2 पॉइंट में यहाँ से हटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में नोट कर लीजिएगा, मैप बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही IMP क्वेश्चन है, याद रखना ये। चूंकि ये ईरान की बाउंड्रियां किससे लगी हैं किससे नहीं लगी हैं ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए सारी चीजें इसके बारे में आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है धानु जात्रा महोत्सव, ठीक है। धानु जात्रा महोत्सव ध्यान रखना ओडिशा में मनाया जाता है, एक तो ये याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं यही इसको लिख देता हूँ ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, और इस महोत्सव में ध्यान रखिएगा आप भगवान कृष्ण और उनके जो मामा थे कंस, उनकी जो कथाएं हैं, उनकी पौराणिक जो कथाएं हैं उसकी चर्चा इस महोत्सव में की जाती है, और उन्हीं पर ये पूरी तरह से डिपेंड है। तो भगवान कृष्ण, ठीक है, और उनके मामा कंस, ठीक है, इनके पौराणिक कथाओं पर आधारित ये महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। इसका नाम है धानु जात्रा महोत्सव। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये हटा रहा हूं मैं यहां से धानु जात्रा महोत्सव भी। अगला पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा है कनाडा। अच्छा, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, अब चूंकि काफी जगह हो गई है हमारे पास बोर्ड पर। ये अगला वाला पॉइंट हो गया कनाडा। अब कनाडा में क्या चीज याद रखनी है आपको, ध्यान रखना, कनाडा में जो राष्ट्रमंडल देश है, राष्ट्रमंडल देश, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, राष्ट्रमंडल देश, वे देश राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं जिन पर कभी ब्रिटेन ने कब्जा किया था, या जो ब्रिटेन के उपनिवेशिक देश रहे। यानी वे देश जिन पर कभी ब्रिटेन ने कब्जा किया था, या ब्रिटेन के जो देश गुलाम हुआ करते थे, वे सब देश राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाते हैं। चूंकि इंडिया के आज़ाद होने के बाद 1947 में भारत को भी यह स्वतंत्रता दी गई थी कि चाहे तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का सदस्य रह भी सकता है और नहीं भी। चूंकि हम लोग भी कॉमनवेल्थ कंट्री के सदस्य हैं, हम राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं, तो हम लोग ये बता रहे हैं इसमें कि कनाडा में इन राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों का एक 25वां सम्मेलन जनवरी 2020 में 2020 जनवरी में आयोजित किया गया था। और
आपसे पूछेगा किस नंबर का था ये, तो 25वां जो सम्मेलन है राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों का, वो एक इसमें सॉरी मतलब आयोजित किया गया था। और याद ये रखना है कि इस राष्ट्रमंडल देश में, इन राष्ट्रमंडल का जो सम्मेलन हुआ था कनाडा में, उसमें सभी देशों के यानी अधिकतर देशों के सांसद शामिल हुए थे। ध्यान रखना, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद शामिल हुए थे। तो हमारे यहां से, इंडिया से अगर कभी पूछे कि भारत से कौन शामिल हुए थे, तो भारत से शामिल हुए थे सर लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का नाम ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला जी, ये इस कनाडा में होने वाले 25वें राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। क्लियर कंसेप्ट है। अच्छा, राष्ट्रमंडल में शायद वर्तमान में लगभग, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शायद 53 ऐसे कंट्रीज हैं जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य देश हैं। और ध्यान रखना, इसमें जो राष्ट्रमंडल देशों की जो स्थापना है, या हाँ सॉरी, इनकी जो स्थापना है वो 1931 में लंदन में की गई थी। ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना यानी कोई उसमें चाहे सदस्यता ले सकता है या सदस्यता छोड़ सकता है, उस तरह से एक जो हेड ऑफिस इसका बनाया गया था, स्थापित किया गया था, वो 1931 में लंदन में किया गया था। और इसके सदस्यों की संख्या 53 है, 53। भारत भी राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है, ये याद रखना है। और कनाडा उसमें याद रखना है, जनवरी 2020 में कनाडा में 25 राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इसमें विभिन्न देशों के सांसदों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने हिस्सा लिया है। और भारत से इसमें हिस्सा लिया है ओम बिरला ने, जो कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर कंसेप्ट है। आगे बढ़े अगले वाले पॉइंट की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन हमने लिखा था इस पर, वो लिखा था लियो कार्टर। आइए उसकी चर्चा और कर लें हम लोग, काफी चर्चा में रहे अभी। लियो कार्टर, ठीक है, इनको देख लें हम। लियो कार्टर एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, पहले तो ये याद रखिए, ध्यान रखना, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड। और ये क्यों चर्चा में रहे हैं? ये चर्चा में इसलिए रहे हैं कि इन्होंने अभी हाल ही में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, जनवरी 2020 में। और इसके अलावा ध्यान रखना, ये 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज हैं, 7वें बैट्समैन हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनसे पहले और कौन वनडे में 6 लगा चुका होगा, तो इनसे पहले जो खिलाड़ी छक्के लगा चुके हैं वनडे में, उनमें नाम याद रखना आप, रवि शास्त्री, बताइए आपको, इंडिया से। ठीक है, सेकंड युवराज सिंह, ये भी इंडिया से, ये फर्स्ट, ये 2। थर्ड नंबर पर नाम याद रखना है आपको, हर्षल गिब्स, हर्षल गिब्स। ठीक है, हर्षल गिब्स हो जाएंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, ये दोनों हो जाएंगे आपके इंडिया से, इंडिया। तो रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स। नंबर 4 पर आपको याद रखना है रॉस विटाली, रॉस विटाली। ठीक है, ये नाम याद रखना, रॉस विटाली। रॉस विटाली का देश याद रखना आप, ये इंग्लैंड से हैं। ठीक, इंग्लैंड। तो और अगला वाला नाम इसमें याद रखना आप, हजरतुल्लाह जजई, नंबर 5, हजरतुल्लाह जजई, हजरतुल्लाह जजई। ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो और एक और नाम छूट रहा है इसमें, नंबर 6 पर आप याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 6 गैरी सोबर्स, गैरी सोबर्स। ठीक है, ये 6ठे खिलाड़ी हैं। इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज से। तो ये वो 6 खिलाड़ी हैं जो 1 ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं। हालांकि इनके सबके जो फॉर्मेट है वो अलग अलग हैं, किसी ने 2020 में, किसी ने वनडे में, इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में इन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। तो लियो कार्टर विश्व के 7वें खिलाड़ी हैं, विश्व के 7वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। और लियो कार्टर किस देश के लिए खेलते हैं? न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। तो इनसे पहले 6 खिलाड़ी जो वनडे में 6 छक्के लगा चुके हैं, उनमें रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका से, रॉस विटाली इंग्लैंड, हजरतुल्लाह जजई अफगानिस्तान और गैरी सोबर्स हो जाएंगे वेस्ट इंडीज से। ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनसे पहले 6 छक्के वनडे में लगाए थे। क्लियर, सॉरी मतलब 1 दिवसीय मैचों में या 2020 में लगाए थे, लेकिन 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले ये खिलाड़ी थे। क्लियर कंसेप्ट है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला
छठे क्वेश्चन में आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस, नंबर 6, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है इंडिया में 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। वैसे 7 से 9 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है वो पता ही है आपको। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे इसी दिन, इसलिए इस खुशी में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये भी याद रखना है इसमें कि इसका सबसे पहली बार आयोजन कब किया गया था। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो शुरुआत भारत में हुई है वो 2003 से हुई है, और यहाँ सबसे पहली बार न्यू दिल्ली में इसको मनाया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर चूंकि 2018, 2019 के आंकड़े और अभी चल रहा है 2020, ये 3 आंकड़े आपको याद रखना है। मैं 18 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार देश में जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो देश से बाहर मनाया गया था। तो कहाँ मनाया गया था 2018 में? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर याद रखना है, सिंगापुर में आयोजन किया गया था इसका। 2019 में इसको मनाया गया वाराणसी में, वाराणसी, और फिर 2020 यानी इसी वर्ष इसको मनाया गया है न्यू दिल्ली, फिर से न्यू दिल्ली। देखिए 2003 भी न्यू दिल्ली है, 2020 भी न्यू दिल्ली है। तो प्रवासी भारतीय दिवस भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में न्यू दिल्ली में मनाया गया। 2018 में सिंगापुर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार देश से बाहर की तरफ मनाया गया, बाहर मनाया गया था। 2019 में वाराणसी में, चूंकि करंट अफेयर चल ही रहा है, पिछले वर्ष का भी याद रख लीजिए थोड़ा सा, और 2020 तो चल ही रहा है, तो न्यू दिल्ली में 2020 में इसे मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग 10 क्वेश्चन ही देखा करेंगे हर एक करंट अफेयर के वीडियो में। 10 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, वो आप उनको याद भी रख सकते हैं और आप नोट भी करते जाइएगा। चलिए नंबर 7, अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें विश्व हिंदी दिवस। विश्व हेडिंग है अपनी विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? ये मालूम ही है आपको। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। ठीक है, विश्व की बात हो रही है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना क्यों 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो पहला फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन समिट, ठीक है, यह आयोजित किया गया था 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। ठीक है, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 10 जनवरी को पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था, इसलिए उस खुशी में 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपको याद रखना है, नागपुर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, विश्व जो मनाना हमने शुरू किया है, ऐसा नहीं कि 1975 में पहला सम्मेलन विश्व हिंदी दिवस का हुआ था तो हमने उसी समय 1975 से मनाना शुरू किया है। नहीं, हमने विश्व हिंदी जो दिवस है उसको हमने मनाना शुरू किया है 2006 से। तो पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को कब मनाया गया था? 2006 में, और उसके बाद से भी लगातार हम लोग उसको मना रहे हैं। 2017 में हिंदी के कुछ शब्द, विश्व की हिंदी के जो कुछ शब्द हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए भी ये आईएमपी है। कौन कौन से? एक याद रखना है आपको, बड़ा दिन। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है बड़ा दिन, या सॉरी 22 दिसंबर को मनाया जाता है बड़ा दिन। बड़े दिन की छुट्टियां होती हैं हमारे यहाँ, लेकिन सबसे बड़ा दिन वर्ष का होता है 21 जून। ठीक है, तो एक बड़ा दिन, एक याद रखना है आपको अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छा बच्चा, वो भी याद रखना है। और एक और याद रखना है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। ठीक है, ये 3 हिंदी के शब्द किस डिक्शनरी में शामिल किए गए? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये 3 शब्द शामिल किए गए हैं 2017 में, इसलिए भी विश्व हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है। इस बात की मतलब इस बात की महत्व इसीलिए है। ठीक है, याद रखना है इसको। फिर से देख लीजिए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 10 जनवरी 1975 को, कहा नागपुर में, इसलिए इस खुशी में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। लेकिन 1975 से विश्व हिंदी दिवस नहीं मनाया गया है, बल्कि हमने सबसे पहली बार उसको मनाना शुरू किया था, इसको लिए फर्स्ट टाइम मनाना शुरू किया था हमने 2006 से, और 2017 में
बड़ा दिन, अच्छा बच्चा और सूर्य नमस्कार, ये कुछ हिंदी के शब्द हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में स्थान दिया गया है, उनको शामिल किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद रखना है CAA। पूरी चर्चा एक CAA को लेकर हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो ये 10 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 से पूरे इंडिया में लागू किया गया है, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में CAA का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग उसको कंफर्म कर लेंगे कि हाँ यही इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो CAA पूरे देश में 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है आर्टिकल 131, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 का उपयोग ध्यान रखना पहली बार अभी हाल ही में केरल सरकार ने किया है, ठीक है। तो केरल की गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अभी आर्टिकल 131 का उपयोग किया है। तो आर्टिकल 131 का उपयोग करने वाली भारत की पहली सरकार, राज्य सरकार हो जाएगी केरल सरकार, ये याद रखना है। क्यों किया है? तो वही अभी जो पीछे क्वेश्चन हमने रिपीट किया था, CAA की चर्चा हमने की थी। CAA के विरुद्ध, ठीक है, CAA के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। कौन सी सरकार ने? केरल की गवर्नमेंट ने, ठीक है। आर्टिकल 131 है क्या, वो एक लाइन में केवल कंप्लीट कर लीजिए। जब किसी राज्य की सरकार और केंद्र सरकार के बीच अगर किसी बात को लेकर विवाद है, तो ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 131 का उपयोग करके सीधे ही केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। यह आर्टिकल 131। तो आर्टिकल 131 का उपयोग करने वाली राज्य की पहली सरकार केरल हो जाएगी। किसके विरुद्ध? CAA के विरुद्ध। किनके खिलाफ गई है? केंद्र सरकार के विरुद्ध गई है, ठीक है, ये याद रखना है उसमें। आगे बढ़े आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का याद रखना है आपको। इसमें एक नाम याद रखना आप, R रामानुजम, ठीक है। R रामानुजम कौन है? इन्हें दिया गया भैया सर 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है। तो 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार अगर कभी पूछें तो वो R रामानुजम को दिया गया है। आप चाहें तो डिटेल में इसमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस फील्ड से संबंधित हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा तो आप लिख भी दीजिएगा उसमें कि R रामानुजम को किस क्षेत्र के लिए 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। क्लियर कंसेप्ट है सारे? तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब जनवरी में कुछ क्वेश्चन और अभी, यानी कि जनवरी के करंट अफेयर को लेकर 3 वीडियो आपके सामने होंगे। एक आपके सामने कंप्लीट हो चुका है, 2 वीडियो और आपके सामने हैं। तो ये 1 लाइन फैक्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी ये मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। क्लियर? सारी कहानी समझ में आ गया होगा आपको आज का करंट अफेयर। इसी सीरीज में अब हम लोग जब बढ़ेंगे आगे तो ध्यान रखना आपको एक दिन इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो मिलेगा और एक दिन आपको करंट अफेयर का वीडियो अल्टरनेटिव मिलते रहेंगे। ये व्यवस्था अब रेगुलर चलती रहेगी। आज जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी का मिल गया है तो कल आपको करंट अफेयर, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर, इस तरह से रेगुलर चलते जाएंगे। जैसे ही हम लोग अगस्त में पहुंचेंगे 1 अगस्त या 15 अगस्त के आसपास से आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। क्लियर कहानी है? तो आप अभी तक आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।